दोस्तों, मेरा नाम है नवीन सिंह चौधरी। उम्मीद है आप सब घर में होंगे, लॉकडाउन होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम प्राचीन भारत का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें प्राचीन भारत के सभी टॉपिक्स के लेसन्स मिलेंगे आपको, और सब लेसन्स के क्विजेस और पीडीएफ्स आपको हमारी वेबसाइट cmlearner.com पे मिल जाएगी। आज हम पढ़ने जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहले देख लेते हैं हम आज क्या क्या पढ़ने जाएंगे। एक पढ़ेंगे हम डिस्कवरी, किसने खोज की थी इसकी और इसके पीछे जो भी कहानियाँ हैं वो। दूसरा हम पीरियड, कौन से काल की बात है ये। और तीसरा इसका नामांकन। चौथा ओरिजिन और उद्गम, और फिर इसकी पढ़ेंगे कुछ विशेषताएं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। बल्कि ये इससे पहले वैदिक सभ्यता खोजी गई थी, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य से ये पता चलता है कि यह उस वैदिक सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है। सबसे पहले जो वैदिक सभ्यता की बात, वो 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक आदमी की किताब आई थी, नेटिव ऑफ जनरल्स। उसमें उसका सबसे पहली बार उसने जिक्र किया था। अब नेटिव ऑफ जनरल्स में चार्ल्स मैसन कौन था? चार्ल्स मैसन था एक अंग्रेज था जो हिंदुस्तान में आया था मुगलों के समय। और दूसरी बार जो बात हुई वो बेटन बंदूस, दो भाई थे बेटन बंदूस, जेम्स बेटन और विलियम बेटन। उन्होंने 1856 में एक सड़क का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। एक ट्रेन की पटरियां बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस समय जब वो ट्रेन की पटरियां बना रहे थे तो उनके आसपास उनको कुछ ईंटें मिली, लेकिन उन्होंने भी इतना इस पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन बाद में आया अलेक्जेंडर किंघम। अब अलेक्जेंडर किंघम आया 1853 से 1856 के बीच, ये लगभग ये आया था बेटन बंदूक के सामने। इसने भी कुछ खास नहीं कहा इसके बारे में। लेकिन कुछ सालों बाद जॉन मार्शल ने दो भारतीय सहायक थे इसके, और दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में कहाँ का हड़प्पा कहाँ है? ये हड़प्पा थी सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे। ये जो पाकिस्तान का क्षेत्र है ना, पाकिस्तान में जो पंजाब का क्षेत्र है वहाँ था, सिंध प्रदेश पंजाब में था। इसकी सबसे पहले इसने खोज की थी। तो किसने खोज की थी? जब ये क्वेश्चन आए कि किसने खोज की थी तो उसका तो आंसर होगा जॉन मार्शल। और जब ये क्वेश्चन आए कि उसके दो सहायक कौन थे, तो दोनों था, एक दयाराम साहनी, दूसरा राखलदास बनर्जी। और कब की थी? 1921 में की थी। इसके बाद इसके पीरियड की बात करते हैं। अब इसके पीरियड्स के बारे में कुछ भी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही है। जैसे जॉन मार्शल, जिसने इसकी खोज करता थे, उन्होंने कहा कि ये बात 3250 बीसी ईस्वा पूर्व बीसी से 2750 बीसी की बात है। लेकिन जो कार्बन 14 पद्धति होती है, जिससे पुरातात्विक अवशेषों का पता चलता है, जो क्या था डीपी अग्रवाल ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो डीपी अग्रवाल था उसने किया था C40 पद्धति से। उसके अनुसार 2300 से 1705 बीसी के बीच इसका माना जाता है। तो जब क्वेश्चन आए कि जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड क्या है, तब आंसर क्या होगा? 3250 से 2750 बीसी। लेकिन जब आए कार्बन 14 पद्धति के अनुसार, तब आंसर होगा 2300 से 1750। लेकिन जब दोनों में से कुछ भी
उल्लेख नहीं हो, पूछा हो कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने की थी, तो हम सबसे ज़्यादा महत्व किसको देते हैं? एनसीईआरटी किताब को। तो एनसीईआरटी किताब के हिसाब से 2500 से 1700 BC माना गया है। तो 2500-1700 BC का जो आंसर हो, बीच का जो आंसर होगा वही इसका सही आंसर माना जाएगा। अब हम बात करने जाएंगे इसके नामकरण के बारे में। अब सिंधु घाटी सभ्यता को मेनली 3 नामों से जाना जाता है: सिंध सभ्यता, सिंध सरस्वती सभ्यता और तीसरी हड़प्पा सभ्यता। अब सिंध सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पे बसी थी इसलिए। और सरस्वती सभ्यता, सिंधु और सरस्वती सभ्यता क्योंकि ये सिंधु और सरस्वती दोनों इसकी सहायक नदियाँ, दोनों नदियाँ थी, लेकिन ये नाम सबसे कम प्रचलित है, सिंधु और सरस्वती। और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता नाम इसका क्यों रखा था? क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान का जो पंजाब प्रदेश है उसके रावी नदी के तट पर सबसे पहला प्रदेश जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का मिला था वो था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब उद्गम और ओरिजिन से रिलेटेड भी इसमें मतभेद है इतिहासकारों में। जो विदेशी इतिहासकार हैं उनका मानना है कि ये सुमेरियन सभ्यता एक विदेशी सभ्यता है, उसके सपोर्ट में लगभग सभी विदेशी इतिहासकारों ने कहा है कि ये सुमेरियन सभ्यता से संबंधित है। लेकिन जो स्थानीय मत मतलब राखलदास बनर्जी का, TN रामचंद्र का, तो राखलदास बनर्जी के अनुसार जो है ना, तो इनका ओरिजिन एक द्रविड़ जाति से हुआ है, और TN रामचंद्र के अनुसार आर्य जाति। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता किससे ओरिजिनेटेड है, तो उसका आंसर क्या होगा? द्रविड़ जनजाति से। और दूसरा क्या होगा? TN रामचंद्र के अनुसार आर्य जनजाति से। तो चलो इसकी कुछ विशेष बातें होती, हर सभ्यता की कुछ विशेष बातें होती हैं, इसकी भी कुछ विशेष बातें हैं। जो सबसे विशेष बात जो इसकी मानी जाती है वो है इसकी नगर व्यवस्था। अब वो ये इतनी पुरानी व्यवस्था है, लेकिन इसमें उस टाइम पे भी बहुत ही अच्छी नालियों की व्यवस्था थी, और नालियों को ढक के रखा जाता था। किवाड़, जो मेन दरवाजे होते थे वो रोड की साइड ना खुल के अंदर की साइड खुलते थे। और कांसे का बर्तन, सबसे पहले जो कांसा का बर्तन है ना, उस पहले कहाँ मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कांसे के बर्तन के अवशेष मिले गए हैं। अब ये आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। अब मेनली आदि ऐतिहासिक सभ्यता क्या होती है? तो 3 प्रकार की सभ्यता होती है: प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और तीसरा इतिहास। कुछ भी जिसमें आदि ऐतिहासिक तो होता है जिसमें लिखित मिला हो, कुछ लिखित भी मिला हो और कुछ लिखित रूप में भी मिला हो लेकिन उसको पढ़ा ना जा सके, उसको तो क्या बोलते हैं? आदि ऐतिहासिक। और कुछ प्रयाग में क्या मिलता है? कुछ भी लिखा हुआ मिला ही ना हो, उसमें सिर्फ हम अवशेष देख के ही अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, वो है प्रयाग ऐतिहासिक। और आदि ऐतिहासिक क्या है? लिखा हुआ तो मिला है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते, वो लिपि जो है वो अब मर चुकी है या फिर उसको हम पढ़ नहीं सकते। और एक ऐसा इतिहास जो लिखा तो होता ही है और उसको हम पढ़ भी सकते हैं। यह एक शांतिप्रिय सभ्यता मानी जाती है क्योंकि इसमें जितने भी शहर हैं वहाँ कहीं भी कोई हथियार नहीं मिला है, और व्यापार प्रधान देश था। अब इतना पुरानी सभ्यता होने के कारण भी यह एक व्यापार प्रधान सभ्यता मानी जाती थी। बल्कि बाद में जो सभ्यता आई है, वैदिक सभ्यता, उनमें व्यापार का उतना प्रचलन नहीं था, उनमें कृषि प्रधान देश था, लेकिन ये व्यापार प्रधान माना जाता सिंधु घाटी सभ्यता में। उसका विस्तृत भाग जो कितनी दूर में फैली है, लगभग ये लगभग माना जाता है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली गई है। और सबसे पहले जो कपास के अवशेष मिले थे वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिले थे। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा? अपन ने अभी पढ़ लिया, पहले इसकी डिस्कवरी पढ़ी, डिस्कवरी के बारे में पढ़ा कि सबसे पहले जो नरेटिव ऑफ जनरल्स नाम की एक रचना किताब आई थी, उसमें 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसका जिक्र किया था। बाद में थे बैटन बंदूज, 2 भाई थे, जेम्स और विलियम, जिन्होंने 1856 में सड़क या ट्रेन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने लिया था। जब ये सड़क और ट्रेन बना रहे थे तब इनको वहाँ से ईंटें निकलती दिखाई दी थी, लेकिन इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया उस बात पर, और
ये भी चूक गए। फिर 1853 से 1856 के बीच में अलेक्जेंडर किंगडम था एक, उसने भी कुछ बताया था इसके बारे में, लेकिन वो भी कुछ सफल नहीं रह सका। फिर आया 1921 में चार्ल्स मेसन ने दो सहायक भारतीय सहायकों के साथ, और दोनों भारतीय सहायक कौन थे? दयाराम साहनी, दूसरा था राखलदास बनर्जी। अब इसके पीरियड की बात करते हैं जब, तो पीरियड की बात यह है, सिंधु के काल को लेकर अनेक इतिहासों में अलग अलग मत रहा है, समय बताया। तो इसमें हमेशा इतिहासकारों में हमेशा भेदभाव रहा है इस मामले में। तो जॉन मार्शल था जिसने इसकी खोज करता था, उसके अनुसार 3250 BC से 2750 BC, और डीपी अग्रवाल ने इसका C14 पद्धति से जब निकाला तो वो बताते हैं 2300 से 1700 BC। तो लगभग माना जाता है, तो जब भी डीपी अगर C14 पद्धति से पूछा जाए तो अपने को आंसर देना है 2300 से 1700 BC, और जॉन मार्शल के बारे में पूछा जाए तो 3250 से 2750 BC। लेकिन जब दोनों में से कुछ नहीं पूछा जाए तो हम हमेशा NCERT में जो लिखा होता है वही सही मानते हैं, और NCERT में लिखा है 2500 से 1700 BC। और बाद में हमने इसका पढ़ा नेमिंग पढ़ी। अब नेमिंग में क्या पढ़ा था हमने? नेमिंग क्या होता है, इसके मेनली 3 नाम लिए गए। सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं सबको पता है, सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं कि ये सिंधु नदी के किनारे पे बसी हुई थी। और सिंधु सरस्वती सभ्यता कम प्रचलित नाम है, लेकिन ये भी क्यों कहते हैं क्योंकि सिंधु और सरस्वती दोनों के किनारे पे बसी हुई थी, इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि जो सबसे पहला स्थल था खोज का वो कौन सा था? हड़प्पा था। और हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान का जो पंजाब प्रदेश है उसमें रावी नदी के किनारे तट पर हड़प्पा निगर मिला था। अब उसके ओरिजिन और उद्गम की बात करते हैं, उद्भव की बात करते हैं, तो इसमें भी इतिहासकारों में मतभेद है। जो विदेशी इतिहासकार थे वो चाहते थे कि वो मानते थे कि एक विदेशी सभ्यता है, जो बोलते थे कि सुमेरियन सभ्यता के लोग हैं जो इधर आके बस गए थे, एशिया में आके बस गए थे। और दूसरा जो स्थानीय मत है वो बोलते हैं कि द्रविड़ जाति है ना, जो द्रविड़ जाति, राखलदास बनर्जी ने कहा है कि ये किससे संबंधित है? द्रविड़ जाति से संबंधित है। अब द्रविड़ जाति कौन सी थी? द्रविड़ जाति एक स्थानीय जाति थी भारत की, और TN रामचंद्र के अनुसार आर्य। अब इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसकी प्रमुख विशेषता है नगरीय सभ्यता। अब नगरीय सभ्यता का मतलब है इसमें जो नगरों का निर्माण था, जिस तरह से नगरों का निर्माण किया गया था, जैसे नालियों की व्यवस्था थी, उसमें नालियों की व्यवस्था भी नालियाँ ढक दी जाती थी, और जो गेट थे वो सड़कों से अंदर की तरफ खुलते थे, सड़कें चौड़ी चौड़ी होती थी, आज के मॉडर्न ज़माने से होती थी वो उस हिसाब से होती थी। और जो सबसे पहले इसमें कांसे का बर्तन कहीं मिला था तो वो था सिंधु घाटी सभ्यता में। अब आदि ऐतिहासिक सभ्यता, जैसे मैंने बताया कि 3 प्रकार के इतिहास होते हैं, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और इतिहास। तो आदि ऐतिहासिक तो क्या होते हैं? जिसमें लिखित कुछ मिला हो लेकिन वो पढ़ा ना जा सका हो, या फिर वो लिपि गुम हो चुकी हो, उसको तो आदि ऐतिहासिक बोलते हैं। और एक होता है प्राग ऐतिहासिक, कुछ भी लिखित ना मिला हो। और तीसरी है इतिहास जो लिखा हुआ मिला हो और उसको पढ़ा भी जा सका हो। शांतिप्रिय सभ्यता, यहाँ पे कोई भी हथियार नहीं मिले थे, इसलिए इसको शांतिप्रिय सभ्यता भी कहा जाता है। व्यापार प्रधान माना जाता है कि यह एक बहुत ही व्यापारिक, यहाँ के लोग बहुत व्यापारिक थे, जो व्यापार में विश्वास रखते थे। बल्कि जो बाद में भारत की सभ्यता आई, जैसे वैदिक सभ्यता, वो सब कृषि प्रधान थे। अब कितने भाग में फैली हुई है ये फैली हुई है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। और कपास में इसका सबसे पहला जो मिला है वो, सबसे पहला अवशेष मिला जो वो यही मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिला था।
अब अपन इसके विस्तार की बात करेंगे। अब विस्तार से की बात करें तो चलो हम मैप में देखते हैं। तो मैप है, ये भारत का मैप है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र आ गया इधर, और ये पाकिस्तान से क्षेत्र के इधर ये अफ़गानिस्तान का क्षेत्र आ गया इधर। तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3 देशों में विस्तृत है। जब पूछे कि कई बार ऑब्जेक्टिव आता है कि कौन से देश में विस्तृत नहीं है, जिसमें 3 देश कौन कौन से थे, अब वो 3 देश है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अब जो अभी तक जो खोजे गए हैं, अभी तक जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर खोजे गए हैं वो लगभग 1500 खोज लिए गए हैं। 1500 नगर खोज लिए गए हैं। उनमें से मेनली 950 और से 1000 के लगभग भारत में है, 500 के लगभग, ऑलमोस्ट 500 के लगभग पाकिस्तान में है, और सिर्फ 2 ही भाग हैं, वो है अफ़गानिस्तान में। अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में तो जो है उनके नाम क्या है। अफ़गानिस्तान में दो क्योंकि पाकिस्तान में 500 उनके सबके नाम याद रख नहीं सकते, भारत में भी 900 1000 हैं, उनके सबके नाम याद रख नहीं सकते, लेकिन जो अफ़गानिस्तान में 2 हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो अफ़गानिस्तान में 2 है उनका नाम है सुतबोई और मुंडी काक। सुतबोई और मुंडी काक। अब सुतबोई कहाँ है, सुतबोई और मुंडी काक कहाँ है। सुतबोई और मुंडी काक बलूचिस्तान के क्षेत्र में है। और पाकिस्तान के जो मुख्य हैं उनकी भी बात करते हैं अपन। पाकिस्तान में मुख्य हैं हड़प्पा, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हड़प्पा। और पंजाब, अब मैंने बताया था अभी, हड़प्पा सबसे पहला वो था जो पाकिस्तान के पंजाब प्रदेश के रावी नदी के तट पर मिला था, वो था हड़प्पा। और जो दूसरा महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो दोनों सिंध नदी के तट पर मिले थे। अब मोहनजोदड़ो मिला था दाईं ओर और चन्हूदड़ो मिला था बाईं ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के दाईं ओर तो मिला था मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो मिला था बाईं ओर। और जो तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कोटदीजी। तीसरा इम्पोर्टेंट जो है वो है कोटदीजी। और बलूचिस्तान में क्या है, सुतकाडोर। जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र है उसमें है सुतकाडोर। सबसे पश्चिमी स्थल भी है इसका। सबसे पश्चिमी स्थल है डाबरकोट और बालाकोट। बलूचिस्तान के सबसे पश्चिमी स्थल डाबरकोट और बालाकोट पर है सुतबोई। अब जो भारत में है महत्वपूर्ण उनके बारे में देखते हैं अपन। तो पहले अपन मैप देख लें अपन एक बार। ये मैप है, भारत का मैप। अब भारत के मैप में देखें तो ये राजस्थान आ गया, ये राजस्थान के ऊपर पंजाब, ये साइड में हरियाणा, ये यूपी, ये उत्तराखंड, और ये JNK, और ये ऊपर लद्दाख आ गया। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक त्रिभुजाकार आकृति बनाता है, त्रिकोण बनाता है, ट्रायंगल बनाता है। और जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी भाग है, वो JNK में है। और JNK में उसका नाम क्या है, JNK में है उसका नाम है मादा नदी, मादा चेनाब नदी के तट पर है। JNK में जो मादा चेनाब नदी के तट पर है, JNK में है, उसका नाम क्या है, मादा। और वो कहाँ है, चेनाब। और जो राजस्थान का, जो भारत का पंजाब क्षेत्र है, उसमें रोपड़ जो रूपनगर में स्थित है, और संघोल, रोपड़ और संघोल। पंजाब क्षेत्र में जो है वो रोपड़ और संघोल जो महत्वपूर्ण है। और हरियाणा क्षेत्र में है बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुर। अब इसको हरियाणा में याद रखने के लिए इसको ऐसे, हरियाणा में जाके राखी बनवाली, हरियाणा में जाके राखी मतलब राखीगढ़ी, बनवाली मतलब बनवाली, और भगवानपुर मतलब भगवान का
नाम लेकर। इसको याद रखने का कैसे याद कर सकते हैं? हरियाणा में जाके राखी बनवा, भगवान का नाम लेके राखी बनवा ली। और जो राजस्थान में है कालीबंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा, इसके खोजकर्ता कौन थे? लाल एवं थरूर। लाल एवं थरूर। कालीबंगा इसलिए इसका नाम है क्योंकि यहाँ पे काली चूड़ियाँ पाई गई थी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है बालाथल। और जो यूपी में है आलमगीरपुर और संगोली और बड़गांव। अब बात करते हैं हम गुजरात की। गुजरात के क्षेत्र में है लोथल। जब लोथल की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह और पतन, जो लोथल है उसको सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी माना जाता है। लोथल जो गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात है नीचे यहाँ पे, गुजरात है यहाँ पे नीचे, तो यहाँ से समुद्र सा रास्ता है, तो इसको यहाँ का बंदरगाह है और पतन भी कहा गया है। यहाँ अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं और चावल का प्रमाण भी यहीं से लोथल से मिले हैं। अब जो ये विशेषताएं हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कालीबंगा, कालीबंगा से काली चूड़ियाँ मिली थी, काली चूड़ियाँ मिली थी, है ना। और लोथल से क्या मिला था? अग्निकुंड के प्रमाण मिले थे। और चावल का सबसे पहले प्रमाण कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। उसके बाद है धोलावीरा। जो दूसरा है वो गुजरात का मेन क्षेत्र है, वो है धोलावीरा। ये 3 खंडों में विभाजित था और जल निकासी का प्रबंध सबसे अच्छा था यहाँ पे। 3 खंडों में विभाजित था, 3 खंडों से, है ना, तीनों खंडों से जल से घिरा हुआ था। तो यहाँ पे जल निकासी का प्रबंध सबसे अच्छा देखा गया है, जल निकासी का धोलावीरा में। यहाँ पे जल के लिए बड़े बड़े कुएँ मिले गए हैं, बड़े बड़े कुएँ मिले हैं। और सूतगोड़ा, अब गुजरात में सबसे ज़्यादा मिले हैं सूतगोड़ा। घोड़े के अवशेष भी सूतगोड़ा से मिले हैं। अब घोड़े के अवशेष मिले हैं, बहुत कम मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि घोड़ों से परिचित कम ही थे ये लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ों से परिचित थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम लोग परिचित थे। रंगपुर, यहाँ से भी चावल के अवशेष मिले हैं। भगत राव और रोजदी। अब इनके प्रमुख के सबके मैं एक टेबल बना के आपको बताऊंगा अभी कि कौन सा क्या है, किसमें किसकी वो थी, क्या कौन सी जगह की क्या विशेषता थी, कौन किसका खोज करता था, जिससे वो आपको याद करने में आसानी होगी। इससे पहले हम इसके नगर नियोजन की बात कर लेते हैं। और जब नगर नियोजन की बात करते हैं तो नगर नियोजन में यहाँ पे ग्रिड पद्धति से रोडें बनाई गई थी। ग्रिड पद्धति का मतलब है रोडें आपस में चौराहा बनाती थी, मतलब आपस में जो काटती थी तो एक चौराहा बनाती थी हर कोने पे, तो इसको ग्रिड पद्धति बोलते हैं। तो ये एक सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में रोडें सड़कें किस पद्धति में बनाई गई थी? तो वो कौन सी पद्धति थी? ग्रिड पद्धति। अब शहरों को 2 भागों में बांटे गए थे मेनली। जो उनके शहर थे उनको लगभग 2 भागों में बांटा गया था। एक जो थोड़ा ऊंचा होता था, जिसको दुर्ग या फिर अमीरों का किला भी बोलते थे, दुर्ग या फिर अमीरों का किले भी बोलते थे। और एक पूर्वी, जो अमीरों वाला होता था उसको बोलते थे पूर्वी नगर, पश्चिमी नगर। और जो पूर्वी नगर होता था वो थोड़ा नीचा होता था, वो गरीबों के लिए होता था। और कच्ची व पक्की ईंटें दोनों ही मिली हैं यहाँ पे, लेकिन जो ईंटों में जो का अनुपात था वो सबका सेम मिला है। ईंटों का जो अनुपात था वो 4/2/1, 4 LB/H, ये इनका अनुपात में, इसी अनुपात में मिली है, जिससे पता चलता है कि उनको माप का ज्ञान भी था। खिड़की व दरवाजे सड़कों के अपोजिट में ही खुलते थे। मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी होती थी और नॉर्मल सड़क थोड़ी छोटी होती थी। सभी घरों में कुएं मिले हैं व नालियों की व्यवस्था मिली है। सभी घरों में जो कुएं मिले हैं वो नालियाँ मिली है, और वो नालियाँ सब जाके बाहर एक मुख्य नाली में मिलती थी। तो चलो दोस्तों, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा इसकी डिस्कवरी के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता की डिस्कवरी के बारे में, फिर उसके पीरियड और काल के बारे में, और पीरियड काल के बाद में उसमें नेमिंग पढ़ ली, उसकी नामांकन पढ़ लिया,
और नामांकन के बाद उद्भय उसका ओरिजिन पढ़ लिया, ओरिजिन के बाद उसकी मुख्य विशेषताएं और कुछ इसका विस्तार पढ़ा। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख किलोमीटर में फैली गई है और मेनली 3 ही देशों में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान में 2 ही क्षेत्र हैं, सुतबोई और मुंडीकाक। और जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में जो मुख्य क्षेत्र हैं वो है हड़प्पा, चन्हूदरो, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है पंजाब प्रदेश में, और सिंध प्रदेश में है मोहनजोदड़ो, चन्हूदरो और कोटदीजी। मोहनजोदड़ो और चन्हूदरो दोनों सिंधु घाटी की सभ्यता के तट पर हैं, एक दाईं ओर है एक बाईं ओर है। बलूचिस्तान में सुतकाडोर जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर माना जाता है। और फिर पढ़े हमने भारत में जो प्रमुख नगर मिले हैं उसमें JNK का जो सबसे उत्तरी सबसे उत्तरी पॉइंट माना जाता है वो है मादा नदी, चेनाब नदी के तट पर मिला था। और एक पंजाब के रोपर और संघोल, और हरियाणा के बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुर। इसको याद करने का तरीका भी देखा था हमने, हरियाणा में जाके भगवान का नाम लेके राखी बनवाली। राजस्थान में कालीबंगा और बालाथल, और यूपी में आमेरगिरपुर और सिंघोल और बड़गांव। गुजरात में लोथल, गुजरात में क्या है लोथल इसको एक बंदरगाह भी बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ पे अग्नि के साक्ष्य मिले थे, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे, और चावल का प्रमाण भी यहीं से मिला था। धोलावीरा में जल निकासी, जो जल को इकट्ठा करने का जो संचरण था वो बहुत अच्छा था, इसलिए धोलावीरा। अब है सुतकाडोर, जो घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो सुतकाडोर से मिले हैं। इस घोड़े के अवशेष मिले एक ही जगह से, लेकिन इससे ये पता चलता है कि घोड़े से प्रचलित तो थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, लेकिन उतना मुख्य पशुओं में यूज नहीं होता था। और रंगपुर, भगवतरा, और फिर इसके बारे में पढ़ा हमने, इसके नगर नियोजन के बारे में। ग्रिड पद्धति से सड़कें बनी होती थी, नगर 2 भागों में बटे होते थे, पूर्वी और पश्चिमी। कच्ची बस्ती, छोटी कच्ची व पक्की दोनों ईंटें मिलती थी, और सबका अनुपात 4:2:1 में होता था। और जो एक ऐसा शहर था जो मुख्य बिंदु है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है, केवल धोलावीरा एक ऐसी जगह थी जहाँ पे नगर 3 भागों में बटे हुए थे, 3 भागों में बटे हुए थे। अब 3 भागों में बटे हुए थे तो 3 भागों में कौन कौन से थे, और खिड़की दरवाजे मुख्य सड़कों के अपोजिट में खुलते थे, जिसमें मुख्य सड़क 10 मीटर की थी और नॉर्मल सड़क थोड़ी छोटी थी। सभी घरों में कुएं थे और नालियों की व्यवस्था भी थी। अब कल इसके बारे में एक सारणी से पढ़ेंगे हम, एक सारणी बना के बताऊंगा आपको, जिसमें मुख्य स्थल और उनकी सबकी विशेषताएं बताऊंगा। एक सारणी से आपको मुख्य विशेषताएं। और चलिए दोस्तों, धन्यवाद, बने रहे मेरे साथ।